हेलो दोस्तों, आज हम अल्फा स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे आईईएस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आईईएस, देन फिर हम डिस्कस करेंगे हु कंडक्ट्स दिस एग्जाम एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, देन विल टॉक अबाउट हु इज एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जाम, then we'll discuss the roles and responsibilities of an IAS officer. Then we'll also discuss the best facilities and perks to an IAS officer. So IAS stands for Indian Engineering Services, as we all know. So these are all those services which cater to the functional and technical needs of the government of India in the field of engineering. इन सभी ऑफिसर्स जो इन सर्विसेज में रिक्रूट होते हैं उन्हें IAS ऑफिसर भी कहा जाता है, क्योंकि सर्विसेज ग्रुप ए की होती हैं, इसलिए इसे क्लास 1 या ग्रुप ए ऑफिसर्स भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले 4 डिसिप्लिन हैं जिसमें एग्जाम होता है: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एग्जाम पैटर्न 3 टियर्ड एग्जाम है, 3 स्टेजेस में होता है बेसिकली। सबसे पहला जो स्टेज है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जो कि चारों डिसिप्लिन्स के लिए कॉमन है। फिर एक पेपर 2 जो होता है वो टेक्निकल होता है, 3 घंटे का, 300 मार्क्स का। देन प्रिलिमिनरी स्टेज में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है। इसमें प्योरली सब्जेक्टिव होता है, 2 पेपर्स होते हैं, 3 आवर्स ईच के और 300 मार्क्स ईच के। देन जो इस स्टेज को भी क्लियर करते हैं, अभी तक दोनों स्टेजेस के मार्क्स के क्यूमुलेटिव करके जो स्टेज में क्लियर होते हैं, वो फाइनली जो लास्ट स्टेज होता है पर्सनैलिटी टेस्ट या इसे इंटरव्यू भी कहते हैं, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बेसिकली वो लास्ट स्टेज है। तो ये हुआ एग्जाम का पैटर्न, और इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसे जो कि बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। सारे ग्रुप ए ऑफिसर्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में वही रिक्रूट करता है। नाउ लेट अस कम कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो एनी पर्सन विद एनी इंजीनियरिंग डिग्री, बैचलर्स डिग्री इज एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से की है या टेक्सटाइल से की है, केमिकल से की है, तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम। तो अगर आप सिविल से बैठना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हो। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। तो जैसे ही रैंक रिजल्ट आता है और रैंक बनती है, उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम होता है। देन आफ्टर द मेडिकल एग्जाम बेसिकली रेलवेज कंडक्ट कराता है मेडिकल एग्जाम, और सर्विसेज अलॉट होती हैं बेस्ड ऑन द आपका जो रैंक रहा है। देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज जिसमें पोस्ट होती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। देन देयर आर सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, रोड्स, वाटर एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जब सर्विसेज एक बार एलोकेट हो जाती है, then the respective departments and respective ministry takes over, then they have a dedicated training schedule। उसमें क्या होता है कि आपकी सर्विस जो आपको मिली है, मान लीजिए आपको रेलवेज मिला है या आपको CPWD मिला है, तो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। रेलवेज का 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है, देन CPWD का 8 से 9 महीने का ट्रेनिंग होता है। इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेनिंग में। आपके लेक्चर्स होते हैं, फील्ड विजिट होती है, भारत दर्शन होता है, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, देन यू आर फाइनली पोस्टेड। सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होती है वो जनरली असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है। अगर आप मिनिस्ट्री में पोस्टेड हैं तो यू आर ऑल्सो कॉल्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर। तो आपकी पहली पोस्टिंग ये होती है। जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हैं, हायर लेवल तक पहुँचते हैं, सीनियर होते जाते हैं, तो आपका रोल मोर और मोर बेसिकली टेक्निकल रोल कम हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल रोल आपका बढ़ता जाता है, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करने की। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली जो रोल्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और आपने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आप शुरू करते हैं, और आपकी फाइनल जो पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी लेवल की जॉब तक आप पहुंच सकते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पोस्ट एनी टेक्नोक्रेट और एनी ब्यूरोक्रेट कैन गेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ रियली अमेजिंग। अब हम बात करते हैं कि क्या पर्क्स होते हैं एक आईएएस ऑफिसर को, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सबसे पहले तो नाम सुनता है अगर कोई भी आईएएस, तो यू कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक रिस्पेक्ट वाला जो नोशन और फीलिंग होती है बहुत ही अमेजिंग होती है। फिर बात करते हैं कि आप गजेटेड ऑफिसर होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, दैट इज इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट द सर्विसेज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो टॉप सर्विसेज है वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है ऑल इंडिया सर्विस, एक होती है सेंट्रल सर्विसेज। तो हमारी जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वो सेंट्रल सर्विसेज में आते हैं। It means कि these are appointed by the President of India, and these services, the people who are officers who are recruited in these services, they work on behalf of President of India. So ये बहुत ही बड़ी बात है कि you are working directly on behalf of Government of India. तो ये हमारा हुआ मेजर। अगर हम बात करते हैं कि आपको ग्राउंड पर रहने का मौका मिलता है, यू आर देयर ऑन द ग्राउंड, यू आर वर्किंग विद पीपल,
मान लीजिए अगर आप किसी रेलवेज में तो यू आर पोस्टेड, योर फर्स्ट पोस्टिंग इन फील्ड, या CPWD में है तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग फील्ड में होती है। देन जो भी पॉलिसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पॉलिसीज़ बनती हैं, या जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की हमने अभी बात की उनमें जो पॉलिसीज़ बनती हैं, दीज पॉलिसीज़ आर मेड विद द रिकमेंडेशंस ऑफ दीज ऑफिसर्स ओनली। सो इट्स ग्रेट दैट आपकी जो रिकमेंडेशन होंगे वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे पॉलिसीज़ में और आपको ग्राउंड पे करने का मौका मिल रहा है। सो इट गिव्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी सारी जो जनरल चीज़ें हैं, लाइक सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ए ऑफिसर्स का हाईएस्ट होता है और इट इज़ इक्वल, आपका जो बेसिक सैलरी होगा IAS ऑफिसर का वो सेम होगा जो IAS IPS का होता है। प्लस दूसरे जो पर्क्स है, लाइक आप व्हीकल है, इफ़ यू आर ऑन द फील्ड देन व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है एक ऑफिसर को, तो दीज आर टेकन केयर। एंड अगर घर का भी आपको नहीं सोचना है, बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर इन द स्टार्टिंग, यू आर एलिजिबल फॉर टाइप 4 बंगलो, या जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपकी वो एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी सिटी में पोस्टेड हैं और आपको घर नहीं मिल पा रहा है, देन दे ऑल्सो गिव यू HRA। सो ऑल दिस पर्क्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। प्लस एक सबसे अच्छी बात है कि आपने जो टेक्निकल सीखा है, जो पढ़ा है, उसको अप्लाई करने का मौका मिलता है। एंड फिर एक अपॉर्चुनिटी ये भी रहती है इसमें कि मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में है और आपको रिसर्च में या कुछ हायर लेवल स्टडीज़ करने का मन है, तो ऑन गवर्नमेंट्स मनी यू गो आउटसाइड इन फॉरेन यूनिवर्सिटी टू स्टडी। सो ये एक बहुत अलग एस्पेक्ट है इन सर्विसेज का। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि IAS क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आइए फिर IAS बनने तक का सफ़र साथ में तय करते हैं। जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है और IAS कैसे बनना है। सो सी यू नेक्स्ट थर्सडे।